हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो पहले हम जानेंगे कि टेंजेंट्स क्या होती है। इंट्रोडक्शन। इफ़ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन इन अ प्लेन देन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दे मे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पोजीशन। यदि किसी प्लेन पर एक सर्कल और एक लाइन ड्रॉ की हुई हो तो उस सर्कल उस लाइन में थ्री पोजीशंस हो सकती है। अब फर्स्ट पोजीशन में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और एक लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन हम इनमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये लाइन सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है और ना ही मीट कर रही है। तो इसे हम सिर्फ एक सर्कल और एक लाइन ही कहेंगे, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड पोजीशन में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है तो उसे हम सीकेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। सीकेंट ऑफ सर्कल मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे छेदक रेखा, सर्कल की छेदक रेखा। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम कॉर्ड को भी सीकेंट ऑफ द सर्कल कह सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है। जैसे कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, हमने एक रफली सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये रफली बना हुआ है, और इसकी एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर ली। अब कॉर्ड भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो क्या हम इसको सीकेंट ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं कि कॉर्ड जो है सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करती है और कॉर्ड सर्कल के अंदर ही समाप्त हो जाती है। और यदि हम इस कॉर्ड को दोनों साइड से एक्सटेंड कर लेते हैं, इस तरफ से भी हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो इसको हम सीकेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। इसको हम लाइन नाम दे देते हैं लाइन एल, तो इसको हम सीकेंट ऑफ सर्कल कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉर्ड को हम सीकेंट ऑफ द सर्कल नहीं कह सकते। इसके बाद थर्ड पोजीशन में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और एक लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करते हुए ड्रॉ की हुई है। अब क्योंकि ये लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको हम सर्कल की टेंजेंट कहेंगे। द लाइन विच टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जब कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे। इसके बाद हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि जब सर्कल की कोई रेडियस सर्कल की टेंजेंट पर ड्रॉ की हुई होती है तो ऐसी रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब हमें इसमें गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर का एक सर्कल है और ए बी इज़ अ टेंजेंट, ए बी इस सर्कल की टेंजेंट है, और ओ पी जो है इस सर्कल की रेडियस है जो कि पी पॉइंट पर ड्रॉ की हुई है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब हमें प्रूव करना है कि जो ओ पी रेडियस है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट पर एक और पॉइंट ले लेंगे, पी पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट ले लेंगे क्यू। यहाँ हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट क्यू, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी। यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं क्यू। अब इस क्यू पॉइंट को सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे। अब क्यू पॉइंट को सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे और ओ क्यू जो है इस सर्कल को एम पॉइंट पर कट कर रही है। हम ये जानते हैं कि ओ एम जो है ओ पी के इक्वल है, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों सर्कल की रेडियस है तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ एम इज़ इक्वल टू ओ पी, और इसका रीज़न आ जाएगा रेडियस, बोथ आर रेडियस। और ओ क्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ एम प्लस एम क्यू, ओ एम प्लस एम क्यू। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है ओ एम से बड़ी है, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एम। हम ये कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है ओ एम से बड़ी है, क्योंकि हमें डायग्राम से ही पता लग रहा है कि लाइन ओ क्यू जो है ओ एम से बड़ी है। और अब हम ओ एम की जगह ओ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। अब जब ओ क्यू जो है ओ एम से बड़ी है तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ी होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, ओ पी और ओ एम इक्वल है, तो ओ क्यू ओ एम से भी बड़ी होगी। तो यहाँ आ जाएगा ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और पॉइंट ले लेते हैं Q1। हम यहाँ एक और पॉइंट ले लेते हैं OQ1, और इसको हम Q1 को सेंटर O से ज्वाइन करेंगे।
OQ1 को हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो OQ1 है सर्कल को M1 पॉइंट पर कट करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे M1, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है M1। अब यहाँ भी वही रीज़न आएगा, OM1 जो है OP के इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यहाँ हम लिखेंगे OM1 इज़ इक्वल टू OP बिकॉज दोनों रेडियस हैं। और OQ1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, OQ1 इज़ इक्वल टू OM1 प्लस M1 Q1, जो कि ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम OM1 में ऐड करेंगे तो हमें OQ1 मिल जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि OQ1 जो है OM1 से बड़ी है। अब हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो OQ1 है ये OM1 से बड़ी है, क्योंकि OM1 में तो हमें ये छोटा पार्ट भी ऐड करना है तभी OQ1 बनेगी, इसलिए OQ1 इज़ ग्रेटर देन OM1। जब OQ1 जो है, ये वाली लाइन जो है OQ1, ये OM1 से बड़ी है तो ये OP से भी बड़ी होगी, क्योंकि OM1 और OP जो है रेडियस है। तो यहाँ हम OM1 की जगह हम OP भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो OQ1 इज़ ग्रेटर देन OP। अब ये जो हमने दोनों पॉइंट्स लिए, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमने एक पॉइंट लिया OQ, तो OQ जो है OP से बड़ी है। और जब हमने दूसरा पॉइंट लिया तो इससे हमने क्या प्रूव किया, जो OQ1 है ये OP से बड़ी है। तो इसी तरह से यदि हम और पॉइंट भी लेंगे इस लाइन पर, इस टेंजेंट पर, तो वो सभी लाइंस जो होगी OP से बड़ी ही होगी। इसके बाद हमने 2 पॉइंट्स और ले लिए। इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये आ गई OQ2 और ये हो गई OQ3, और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है M2 और M3। तो सेम इसी तरह से जब OQ जो है OP से बड़ी है और OQ1 जो है OP से बड़ी है, तो सेम इसी तरह से OQ2 भी OP से बड़ी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली OQ2 इज़ ग्रेटर देन OP। जैसे कि हमने पहले प्रूव किया था, ठीक उसी तरह से OQ2 जो है OP से बड़ी होगी। और उसके बाद OQ3 जो है, OQ3 इज़ ग्रेटर देन OP। अब ये जो OQ2 और OQ3 है ये भी OP से बड़ी क्यों हुई, क्योंकि OQ2 जो है OM2 से बड़ी होगी, क्योंकि हमें देखने से ही पता चल रहा है OM2 से बड़ी होगी। और यदि OM2 से बड़ी होगी तो OP से भी बड़ी होगी, क्योंकि OM2 और OP दोनों रेडियस हैं। ठीक उसी तरह से OQ3 इस OM3 से बड़ी होगी। जब OQ3 OM3 से बड़ी होगी तो OP से भी बड़ी होगी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अब इस थ्योरम से हमें ये समझ में आया कि हमने इस सेंटर से इस लाइन पर जो भी लाइंस ड्रॉ कर, जो भी पॉइंट्स लेकर लाइंस ड्रॉ करी है, वे सभी लाइंस OP से बड़ी हैं। तो OP जो है शॉर्टेस्ट लाइन है इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between line and between the point and tangent. OP is the shortest distance between point and tangent. Point और tangent के बीच में OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस है, और क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है therefore OP is perpendicular to AB। यही हमें प्रूव करना था कि OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है, और इसका रीज़न आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब OP जो है AB के परपेंडिकुलर है, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। ये रूल होता है जो कि हमें याद रखना होता है। और सर्कल के सेंटर O और टेंजेंट AB के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो OP है, इसलिए OP इस टेंजेंट AB पर परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।